तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारतीय संविधान की बात करने वाले हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक पुरानी किताब या ऐतिहासिक दस्तावेज समझने की भूल मत कीजिएगा। असल में ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक बेहद डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा रूल बुक जो हर रोज करोड़ों लोगों के सिस्टम को स्मूथली रन कर रहा है। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, 140 करोड़ लोग, इतने बड़े और विविध देश को आखिर चलाया कैसे जाता है? ये कोई मामूली काम तो है नहीं। इसका सीधा सा जवाब छुपा है एक बेहद शानदार, स्ट्रक्चर्ड और लगातार अपडेट होने वाले ब्लूप्रिंट में, जिसे हम अपना संविधान कहते हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। आज हम इन 6 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। संविधान का ढांचा, 12 प्रमुख अनुसूचियां, शक्तियों का बंटवारा, भारत का राज्य क्षेत्र, रियासतों का एकीकरण और अंत में देश के नक्शे का बदलना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संविधान का मूल स्ट्रक्चर, यानी इस विशाल लोकतंत्र का बेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके स्केल को जरा ऐसे समझिए, 395 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इस मूल दस्तावेज में 22 भाग या चैप्टर्स थे, जिनमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स शामिल किए गए थे। सोचिए, ये वो मास्टर प्लान था जिसने हमारे पूरे देश के गवर्नेंस की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रमुख अनुसूचियां, जिन्हें हम शासन के अपेंडिक्स भी कह सकते हैं। देखिए, भाग और अनुच्छेद तो मेन रूल्स तय करते हैं, लेकिन जो बारीक डिटेल्स और लिस्ट्स हैं ना, वो इन अनुसूचियों में रखी गई हैं। शुरुआत में ये सिर्फ 8 थीं, जो अब बढ़कर 12 हो चुकी हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दूसरी अनुसूची। ये देश के टॉप ऑफिशियल्स की सैलरी बिल्कुल फिक्स करती है। जैसे राष्ट्रपति के लिए 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति के लिए 4 लाख और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 2.8 लाख रुपए। ये सब इसलिए किया गया ताकि इन अहम पदों की गरिमा और स्वतंत्रता में कोई आंच ना आए। इसी तरह 8वीं अनुसूची का एवोल्यूशन भी बहुत दिलचस्प है। शुरू में इसमें सिर्फ 14 राज्य भाषाएं थीं, लेकिन आज ये 22 भाषाओं को मान्यता देती है। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आई और 2003 तक बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भी इसका हिस्सा बन गई। यह दिखाता है कि हमारा रूल बुक भारत की विविधता को अपनाने के लिए कितना फ्लेक्सिबल है। और हाँ, एक मजेदार फैक्ट, अंग्रेजी इस अनुसूची में शामिल नहीं है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शक्तियों का विभाजन, यानी रोजमर्रा के शासन का असली इंजन। इतने बड़े देश में केंद्र और राज्यों के बीच काम कैसे बटेगा, इसे 7वीं अनुसूची बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाती है। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली, संघ सूची, जिसमें डिफेंस या रेलवे जैसे बड़े मुद्दे हैं, इन पर सिर्फ केंद्र सरकार फैसला लेगी। दूसरी, राज्य सूची, जिसमें पुलिस या खेती जैसे विषय आते हैं, ये राज्यों के हाथ में हैं। और तीसरी, समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और जो नए विषय आए जैसे साइबर सिक्योरिटी, वो सीधे अवशिष्ट शक्तियों के तहत केंद्र के पास चले जाते हैं। एकदम क्लियर कट बंटवारा। चलिए चौथे खंड की ओर रुख करते हैं, भारत का राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 1। ये वो हिस्सा है जो तय करता है कि भारत की असल सीमाएं क्या हैं। अनुच्छेद 1 की लाइन बहुत ही पावरफुल है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहां यूनियन या संघ शब्द का मतलब बहुत ही गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य कभी भी किसी भी हाल में टूटकर देश से अलग नहीं हो सकता। ये अरेंजमेंट परमानेंट है। इस यूनियन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर कोई देश परिसंघ या कन्फेडरेशन है तो उसका स्ट्रक्चर बहुत कमजोर होता है। राज्य जब चाहें अलग हो सकते हैं। अगर फेडरेशन है, जैसे कि अमेरिका, तो वहां भी सैद्धांतिक तौर पर राज्यों के अलग होने की गुंजाइश होती है। लेकिन भारत एक यूनियन है। यहां राज्यों को एक साथ आना तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं है। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, रियासतों का एकीकरण। यकीन मानिए, ये किसी हिस्टोरिकल थ्रिलर से कम नहीं है। थ्योरी से निकलकर जरा 1947 की ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। आज़ादी के वक्त हमारा देश 552 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन 552 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक सिंगल यूनियन बनाना, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लगभग नामुमकिन सा काम कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की तिकड़ी ने। ज्यादातर रियासतें तो राजी हो गईं, लेकिन 3 ने जबरदस्त विरोध किया और इनके विलय की कहानी तो एकदम फिल्मी है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने घुसपैठियों के हमले के बाद 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने का फैसला किया।
जूनागढ़ को सीधा पब्लिक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह से मिला लिया गया। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम अड़ गए तो सरदार पटेल ने क्या किया? उन्होंने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। पुलिस की वर्दी में सेना भेज दी गई और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, नक्शे का पुनर्गठन, यानी देश की अंदरूनी सीमाओं का इवोल्यूशन। देश तो एक हो गया, लेकिन अब राज्यों की बाउंड्री कैसे तय हो? भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बहुत पहले से उठ रही थी। शुरुआत में 1948 के एस.के. धर आयोग ने इसे साफ मना कर दिया। फिर नेहरू, पटेल और पट्टाभी वाली जेवीपी समिति ने भी इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 1953 में बने फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी हरी झंडी दे दी। पर यह फैसला इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पोटी श्रीरामुलु जी 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल पर बैठे और उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ कि सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया। इस फजल अली आयोग की रिपोर्ट ने देश के सिस्टम में एक बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट का काम किया। इसका नतीजा क्या हुआ? 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया। उसने आज़ादी के बाद वाली वो पुरानी ए, बी, सी, डी कैटेगरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से बांट दिया। और ये नक्शा बदलने का काम आज भी चलता रहता है। ये संविधान के अनुच्छेद 3 का पावर है। ये संसद को ताकत देता है कि वो किसी भी राज्य का नाम या बाउंड्री बदल सकती है और इसके लिए राज्य की परमिशन भी जरूरी नहीं है। साल 2000 में इसी पावर से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड बने। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना भी इसी का सीधा उदाहरण है। तो इन तमाम ऐतिहासिक बदलावों के बाद आज का भारत कैसा दिखता है? आज हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बदलते देखा है और दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को एक साथ जुड़ते हुए भी देखा है। जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, संविधान के भाग 2 के तहत हम सबको सिर्फ एक ही नागरिकता मिली है। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं। एक ऐसा रूल बुक जो नक्शों को फिर से खींचने के लिए इतना लचीला है, लेकिन पूरे देश को एक धागे में बांधे रखने के लिए इतना मजबूत। तो क्या लगता है, शासन की ये जीवित किताब अगली सदी की नई चुनौतियों के लिए खुद को कैसे अपडेट करेगी? इस दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।